नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और हमारे इस खास कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 में महाकुंभ शुरू होने वाला है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार डिजिटल कुंभ को बढ़ावा दे रही है। कुंभ में कई डिपार्टमेंट डिजिटल तकनीक का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में डिजिटली तकनीक। 13 जनवरी 2025 में शुरू होगा महाकुंभ। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। कुंभ में बिजली की विशेष व्यवस्थाएं, बिजली पोल पर जियो टैगिंग, QR कोड। परेशानी होने पर कर सकते हैं QR का यूज। विभाग को ऑनलाइन मिल जाएगी शिकायत। किसी भी स्थिति में अंधेरा नहीं होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार डिजिटल कुंभ को बढ़ावा दे रही है। कुंभ में कई डिपार्टमेंट डिजिटल तकनीक का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट भी मेले में लगे तकरीबन 40,000 खंभों की जियो टैगिंग करने के साथ उन पर QR कोड भी लगाने जा रहा है। इसके पीछे डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि अगर किसी भी श्रद्धालु, साधु संत या कल्पवासी को बिजली की कोई समस्या होती है तो वो QR कोड स्कैन करके गूगल फॉर्म के जरिए डिजिटली अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत ऑनलाइन प्रणाली से स्वतः बिजली विभाग को मिल जाएगी, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, जिससे कोई भी जनता कहीं भी खड़े होकर हमारे पोल पे लगे स्कैनर को स्कैन करेगी। उससे उनको मालूम चल जाएगा वो कहाँ पे है। अगर कोई शिकायत है विद्युत संबंधित तो उसी पे वो टोल फ्री से कॉल भी कर सकती है, चाहे ऑनलाइन अपना कंप्लेन भी दर्ज करवा सकती है। और अगर वो भूल गए हैं, चाहे भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो वो मेला प्रशासन को टोल फ्री नंबर पे अपना पूछ के अपने को बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो वहाँ पे पुलिस को भेजनी होगी तो पुलिस चले जाएंगे, चाहे उनकी मदद जो करनी होगी करने लायक स्थिति में रहेंगे हम लोग। लाइट की कितनी व्यवस्था है? कितना लाइट देंगे? 24 घंटे देंगे, 12 घंटे, किस तरह से व्यवस्था है? नहीं, हम लोग जो स्ट्रीट लाइट जलाते हैं वो रात को 12 घंटे जलाते हैं। और जो संस्थाएं हमारे यहाँ पे बसी हैं उनको हम 24 घंटे ही सप्लाई देते हैं। जैसे हमारे मोबाइल टावर, ये सबको हम 24 घंटे सप्लाई देते हैं। इस बार किसी को आरोप की नहीं है, सबको हम अखाड़ों को समानता स्वरूप 24 घंटे सप्लाई और टेंट सिटी को भी 24 घंटे सप्लाई की कोई भी समस्या नहीं रहनी है। पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिजली विभाग की तैयारी। महाकुंभ में सोलर हाइब्रिड लाइट का यूज। हाइब्रिड लाइट का बैकअप 12 घंटे का, धूप और बिजली दोनों से होगी चार्ज। मुख्य सड़कों पर लगाई जा रही लाइट। संगम क्षेत्र, मेला क्षेत्र में सोलर लाइट, करीब 2000 हाइब्रिड लाइट का होगा यूज। दूर दूर तक होगी रोशनी। पूरे मेले में बिजली की निर्बाध आपूर्ति। 50,000 इलेक्ट्रिक खंभे होंगे। लगाई जा रही 67,000 LED लाइट। महाकुंभ 2025 के दौरान बिजली विभाग बिना ब्रेक उपभोक्ता को सुविधा देने की अपनी तैयारियां कर रहा है। मेला से लेकर रेलवे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने पर अंधेरा नहीं होगा और सभी लगी लाइटें जलती रहेंगी। इलेक्ट्रिक सिटी डिपार्टमेंट के अधिशासी अनूप सिंह, अधिशासी अभियंता के मुताबिक इस बार महाकुंभ में सोलर हाइब्रिड लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो धूप और बिजली दोनों से चार्ज हो सकेगी। यह लाइट मुख्य सड़कों, संगम क्षेत्र और मेला स्थल पर लगाई जा रही है। हाइब्रिड लाइट की खासियत है कि अगर धूप न हो तो यह बिजली से चार्ज होकर काम करेगी। इससे किसी भी स्थिति में अंधेरा नहीं होगा। सर्दियों में धूप की कमी और अचानक इलेक्ट्रिक ब्रेक होने को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो 2000 से अधिक सोलर हाइब्रिड लाइटें प्रयागराज में लगाई जाएंगी, जिससे पूरे क्षेत्र में रोशनी बनी रहे। कुंभ मेले में हाइब्रिड लाइट का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। संगम की रेती में लगने वाले महाकुंभ की तैयारी तेज कर दी गई है। सभी विभाग अपनी अपनी पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली विभाग पूरी तरह से तत्पर है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट लाइट से लेकर के जिस तरह से प्रयागराज में 4.5 लाख कनेक्शन की जो है UPPCL ने तैयारी कर रखी है। 2025 जो महाकुंभ होगा उसके दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने भी पूरी तैयारी कर ली है।
देखा जाए इस बार जो महाकुंभ होगा उसको दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए QR कोड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और खंभों में देख सकते हैं जिस तरह इस बार नया जो है 2016 लाइट का भी प्रयोग किया जा रहा है। पहली बार जो 16 लाइट स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं बैकअप के लिए, हर सभी 67 सब स्टेशन बनाए गए हैं। सभी स्टेशनों पर एक जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। 4.5 लाख तंबुओं में कनेक्शन दिया जा रहा है। जिस तरह देखा जाए स्ट्रीट लाइट और खंभों में जिस तरह से लाइटों की व्यवस्था की गई है, कनेक्शन की व्यवस्था की गई है, QR कोड का व्यवस्था की गई है। सभी कैंपों और टेंट में इस बार जिस तरह देखा जाए QR कोड के माध्यम से बिजली विभाग पूरी तरह से सतर्क है। जिस तरह देखा जाए QR कोड से अब आप कहीं भी फॉल्ट होती है उस QR कोड पे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन के साथ साथ वहां आपको बताएगा QR कोड कहाँ पे फॉल्ट है और उस पे टोल फ्री नंबर भी होगा और हर खंभों पे ये तैनात होगा। हर खंभों में ये जो है चस्पा होगा QR कोड। ये जो है QR कोड पूरा एड्रेस लोकेशन बताएगा किस खंभे में और किस कैंप में ये बिजली फॉल्ट हुई है, बिजली नहीं आ रही है, वो पूरी जानकारी QR कोड के माध्यम से मिलेगा। देखा जाए इस बार बिजली विभाग की जो तैयारी है, स्ट्रीट लाइट हो, सोलर लाइट हो, सोलर पैनल हो, सभी का जो है प्रयागराज के महाकुंभ के टेंट में जो तंबुओं का जो शहर कहा जाता है उस शहर की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिजली व्यवस्थाएं 1543 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन, LT 1405 किलोमीटर, HT 138 किलोमीटर, नए बिजली घर 85 अस्थायी, DG सेट 85 DG सेट, RMU 15, नए ट्रांसफार्मर 42। कुंभ मेले को सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए मेले में पूरी वायरिंग MCB के जरिए जारी है ताकि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई आगजनी की घटना न हो सके। पूरे मेले में बिजली निर्बाध आपूर्ति के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर LT लाइन के अलावा 11 kV की 182 किलोमीटर लाइन खड़ी की जा रही है। मेले में प्रदेश उप केंद्रों पर 400 kV के 180 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अखाड़ों के लिए अलग से 24 ट्रांसफार्मर 250 kVA का लगाया जा रहा है। 100 kV के 128 ट्रांसफार्मर भी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। मेले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कुल 182 किलोमीटर की ST लाइन, 1405 किलोमीटर की LT लाइन, कुल 85 उपकेंद्र 2x400 kVA के परिवर्तक लगाते हुए 128 100 kVA के परिवर्तक लगा रहे हैं हम लोग। उसके अलावा टोटल 67,000 लाइटों की स्थापना कर रहे हैं। 4 लाख 4.5 लाख कैंप कनेक्शंस दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारा कार्य लगभग 90% हो चुका है। इंफ्रा बनाने का कार्य हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद अब मेजर काम जो बचा है वो है कैंपों को संयोजन देने का। तो हम जैसे जैसे संस्थाएं आ रही हैं हम लोग कैंपों को संयोजन दे रहे हैं और हमारे कुल 25 सेक्टर में सभी सेक्टरों में अवर अभियंता और सहायक अभियंता की तैनाती हो गई है। सभी लोग लगे हुए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कंप्लेन आ रही है तो उसे तुरंत दूर किया जा रहा है। इसके अलावा हमारा जो नेटवर्क है वो इस तरीके से है कि हम लोग 14 33/11 kV के उपकेंद्रों से बिजली ले रहे हैं, जिसमें से 34 फीडरों के माध्यम से बिजली ले रहे हैं और हमने रिंग मैन यूनिट की स्थापना की है। हमने सभी उपकेंद्रों पर जनरेटर की स्थापना की है। हमने हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट की स्थापना की है, सोलर स्ट्रीट लाइट की, ताकि किसी भी प्रकार की विद्युत बाधित होने की संभावना न रहे। लगातार लोगों को विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। तो हर तरह का बैकअप प्लान जो हम कर सकते थे हमने किया है। सुरक्षा की दृष्टिगत MCB की स्थापना की जा रही है कैंपों में। किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कंड्यूट वायरिंग, बिना जोड़ के तारों की का प्रयोग किया जा रहा है। तो हर वो कार्य किए जा रहे हैं जो जिससे कि किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना या किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सके। तो इस बार देखा जाए कितने जो इसका जो है जो उपकेंद्र आपने बताया, तो कितने लाइट की आवश्यकता पड़े, कितने जो नया जो लाइटें हैं अब कितने विद्युत की उसमें जो है उपकेंद्र में आपका सहयोग इस बार रहेगा?
टोटल 67,000 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा रही है, जिसमें से हम लोगों ने स्ट्रीट लाइटों का क्रय का कार्य कर लिया गया है। स्ट्रीट लाइट की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है लगातार। मार्गों पे आप अगर जाकर देखेंगे तो सभी जगह स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हो चुकी है सभी मार्गों पर। और इसके अलावा जो 14 उपकेंद्र मैं बता रहा था, 14 उपकेंद्रों का से हम बिजली ले रहे हैं। 14 उपकेंद्रों से जो 35 फीडरों के माध्यम से बिजली ले रहे हैं और उसको एक रिंगमैन यूनिट के माध्यम से दे रहे हैं बिजली, कि अगर किसी एक फीडर में कभी ब्रेकडाउन हो जाए या किसी एक बिजली घर में ब्रेकडाउन हो जाए तो भी हमारे मेले की बिजली पर इसका कोई असर नहीं। सोलर लाइट जो हम यूज कर रहे हैं, ये सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट है। सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट हम 2000 प्रयोग कर रहे हैं। इसमें इस तरीके से है सिस्टम कि हम दोनों मतलब सोलर का तो प्रयोग कर ही रहे हैं तथा उसमें हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड मॉडल होता है कि आपको सोलर भी है उसमें और नॉर्मल बिजली दोनों का प्रयोग उसमें किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी उसकी सोलर की होगी। अगर किसी कारण से ठंड के दिनों में अगर सोलर उपलब्ध नहीं होगा तो उस समय हम विद्युत की आपूर्ति के माध्यम से निर्बाध विद्युत आपूर्ति करते रहेंगे। यूपी की योगी सरकार ने महाकुंभ को रोशन करने को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार महाकुंभ हाइब्रिड सोलर स्ट्रीट लाइट्स से रोशन होगा। इससे बिजली की भी बचत होगी। सरकार की मंशा है कि हर कोना रोशन हो। न्यूज़ार के लिए नन्हे सिंह की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ार के साथ। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। पूरे देश के साधु संतों को महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल 12 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होगा। प्रयाग महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को अंतिम स्नान के साथ इस महापर्व का समापन होगा। इस दौरान 5 शाही स्नान भी होंगे। क्या होता है महाकुंभ में शाही स्नान, कब होता है इनका आयोजन, देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 प्रमुख स्नान पर्व 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति शाही स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या शाही स्नान, 3 फरवरी बसंत पंचमी शाही स्नान, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। महाकुंभ भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके जरिए देश विदेश के लोग हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और कलाओं से जुड़ते हैं। भारत में इसका आयोजन 12 साल के अंतराल में किया जाता है। यह 4 प्रमुख स्थानों पर होता है, जिनमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक का नाम शामिल है। इन सभी स्थानों में प्रयागराज के संगम में होने वाले महाकुंभ का विशेष महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। महाकुंभ और अर्धकुंभ जैसे आयोजन में साधु संतों को सम्मान के साथ स्नान कराया जाता है, इसलिए ही इसे शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ या कुंभ के दौरान ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण जल चमत्कारी हो जाता है। शाही स्नान तभी किया जाता है जब ग्रह नक्षत्र बेहद शुभ स्थिति में होते हैं। यह स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर चली जाती है। इस त्रिवेणी संगम पर विशेष अवसरों पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाता है।
देखिए, त्रिवेणी संगम की बात करें, अब आप यहाँ पे त्रिवेणी संगम जरूर है, लेकिन अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो सभी का इतना, मान लीजिए इतनी पब्लिक है, सबका स्नान करना मात्र जरूरी नहीं है कि हो पाएगा उनका, ठीक है ना। लेकिन अगर कुंभ को अगर आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें ना, कुंभ पर्व मनाया जाता है सिर्फ स्नान विशेष के लिए नहीं मनाया जाता, ठीक है ना। स्नान तो आप आकर के भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों बसे हुए हैं सन्यासी, 1-2 महीने से ये इतनी सारा क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं? भाई स्नान करना है। आजकल तो सारी, आप मान लो भारतवर्ष के किसी कोने में अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो आप जो है कि 2 घंटे में 3 घंटे में बाई फ्लाइट आ सकते हैं, 1 दिन के अंदर आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही तामझाम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी जरूरत क्या है करने की? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि धर्म नगरी के अंदर आप आते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले के जमाने में इतनी जब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी तो साधु सन्यासी कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे अपनी चीजों को रखेंगे, या अगर कोई नई चीज अगर आपको समाज को देनी है, एक नई दिशा अगर समाज को देनी है, समय समय के साथ में आपको एक नई चीज तो देनी पड़ेगी ना समाज को। तो वो चीजें कहाँ पे बातचीत कर पाएंगे, सब तो मिल नहीं पाएंगे। इसलिए कुंभ की चीज की गई है, ठीक है ना। कुंभ की व्यवस्था किसके लिए की गई? वो इसलिए की गई, इसलिए ये विशेष तिथियां निर्धारित हुई कि भाई उस टाइम में हमारा ये अच्छा पर्व भी है, स्नान का स्नान हो जाएगा और हमारी संस्कृति का आदान प्रदान भी हो जाएगा। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। हर 12 साल में होता है महाकुंभ। इन 4 जगहों में होता है महाकुंभ का आयोजन: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 850 साल पुराना कुंभ मेले का इतिहास। शंकराचार्य ने की थी कुंभ की शुरुआत। ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है कुंभ का आयोजन। समुद्र मंथन के चलते हुई कुंभ का आयोजन। देवताओं और राक्षसों ने किया था समुद्र मंथन। पहले विष निकला जिसे महादेव ने ग्रहण किया, फिर अमृत निकला जिसे देवताओं ने ग्रहण किया। 12 स्थानों पर गिरी थी अमृत की बूंदें। महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध चला था, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर माना जाता है। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान हैं। इसलिए महापर्व कुंभ हर स्थल पर 12 साल बाद लगता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ को लेकर जूना अखाड़े से संत ने न्यूज आवर से चर्चा की। महाकुंभ की महा तैयारी शुरू हो गई है। 13 अखाड़ों का पेशवाई भी शुरू हो गई है। जूना अखाड़े का पेशवाई के बाद यहाँ धर्म ध्वजा भी लहरा रहा है। लेकिन यहाँ जो महाकुंभ लग रहा है, किस तरह लग रहा है, महाकुंभ की मुख्य पर्व क्या है और क्यों महापर्व लगता है, कब लगता है, हमारे साथ जूना अखाड़े के संत हैं, अब उनसे भी जानना चाह रहे हैं। महाराज जी, महाकुंभ जिला घोषित हो गया है, महाकुंभ लग रहा है, ये कब महाकुंभ लगता है, इसकी विशेषताएं क्या है? ऐसा है ना, महाकुंभ की व्यवस्थाएं, अगर कुंभ शब्द के अंदर ही कुंभ की विशेषता छुपी हुई है। जैसे कि कुंभ का अर्थ होता है कि कलश, तो जिस प्रकार जितनी मर्जी नदियों का जल आप इस कलश में डाल दें तो वो उस कलश के अंदर समाहित हो सकता है, एक साथ हो सकता है। उसी के तरह तर्ज पे आप कुंभ को लगा सकते हैं। इसलिए इसका नाम भी कुंभ पड़ा
क्योंकि इसमें आप किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संस्कृति का व्यक्ति इसमें समाहित हो जाए, वो कुंभ है। और ज्योतिषीय कारण की बात करें तो कुंभ का अर्थ ये होता है कि जब देवगुरु बृहस्पति 12 की 12 राशियों में भ्रमण करने के पश्चात में, जो 11 राशियों में भ्रमण करने के पश्चात में जब 12वीं राशि वृष राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज के अंदर कुंभ लगता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि कुंभ के अंदर स्नान करने से एक जो कारण है, देवताओं के प्रति जो 4 बूंदें, जो देवताओं के समय की जो बातें बताई जाती है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था और मंथन के पश्चात में जब अमृत निकला और अमृत के को लेकर के जब दानवगण लेकर के भागने लगे, उस टाइम में ये हुआ था कि उनसे भागने टाइम में बूंदें जो पृथ्वी के ऊपर गिरी, ठीक है ना, वो बूंदें पृथ्वी में 4 जगह पे पड़ी, उन 4 जगहों पे कुंभ लगता है। और हम ये मानते हैं कि जब हम उस समय में जब हम प्रवेश करते हैं, जो हमारी डेट्स हैं, शाही स्नान की जो डेट्स हैं, उनके ऊपर वो जल जो होता है ना, जैसे यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी का जल जो है ना अमृत के समान होता है। तो अमृत के समान हो जाने के बाद आप उस समय अमृत के अंदर स्नान करते हैं। और दूसरा अगर कारण बात करें कि अगर आपको वास्तविकता के अंदर ये जानना है कि भारतीय संस्कृति के अंदर क्रियाक्रम कैसे होता है, शास्त्रों के प्रति जो आजकल लोग फर्जी डिबेट करते हैं या हमारे ग्रंथों पे या शास्त्रों के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं, वो आकर के कुंभ में देखें, ठीक है ना, तब उनको एहसास होगा कि वास्तविकता के अंदर क्या चीजें हैं। पढ़ लेने मात्र से या आपके किसी के सुन लेने मात्र से आपको चीजों का नहीं पता चलता है। आपको अगर उन चीजों का एक्सपीरियंस करना है तो आप कुंभ के अंदर आइए। तो आप अगर वास्तविकता के अंदर किसी चीज के प्रति धार्मिक होना चाहते हैं या आप अपने भारत के प्रति अगर जानना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको भारत को अगर जानना है तो आपको कुंभ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी संप्रदाय के लोग और पूरे भारतवर्ष के लोग आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। वो कैसे रहते हैं, कैसे क्रियाकलाप करते हैं, कैसे उनकी पूजा पद्धति है, ठीक है ना, किस प्रकार का वो खाना खाते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे कुंभ में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पूरा संपूर्ण भारत देखना है तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार कुंभ में जरूर आप आए। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के साधु संतों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सारे अखाड़े महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। ऐसे में उन अखाड़ों से न्यूज़ आर ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। तो जो प्रमुख पर्व होते हैं, ज्यादातर संत वहाँ स्नान करते हैं, और जो संत होते हैं यहाँ, जो संतों का जिस तरह से यहाँ स्नान करते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम संत के हमारा एक हमें आशीर्वाद मिले। तो उसका सभी का एक, चूंकि ज्यादा संख्या में होते हैं संत और घाट कम होते हैं और एक ही घाट पे सब चाहते हैं कि हम संतों का जो आशीर्वाद मिले, तो किस तरह आप उसको देखिए, वो तो व्यवस्थाओं के हिसाब से है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो क्या है कि हम थोड़े से भी खुश होने वाले लोग हैं सबके लिए। देखिए, इसलिए व्यवस्था 13 अखाड़ों की व्यवस्था है। 13 अखाड़े स्नान करते हैं, ठीक है ना। 13 अखाड़ों के स्नान के पश्चात में मान लो और लोग भी स्नान करते ही हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा दिन चलता है, कोई विशेष टाइमिंग का रोड़ा नहीं है ना उसका। वो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ में चलना चाहिए। और श्रद्धालुओं की बात अगर की जाए ना, तो श्रद्धालुओं के लिए सबसे उत्तम यही है कि स्नान चाहे आप जब मर्जी कर लें, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि इन साधुओं का दर्शन करना, इनसे कुछ हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, कुछ सीख के जाना, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। जो चीज आपके लिए जरूरी है ना, उसको ग्रहण कीजिए। स्नान जरूरी नहीं है, स्नान के साथ साथ में आपका जरूरी क्या है, मुख्य ये है कि ज्ञान आप शामिल करें। प्रयागराज महाकुंभ संगम में स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। महाकुंभ में कल्पवास करने वाले भक्त हर दिन 3 बार स्नान करते हैं। इसके अलावा शाही स्नान भी होता है, जिसमें बड़ी संख्या के साधु संत स्नान के लिए गंगा के तट पर पहुंचते हैं। साधु संतों के साथ साथ देश विदेश से पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटक संगम स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं।
न्यूज आर के लिए प्रयागराज से नन्ही सिंह की रिपोर्ट। तो महाकुंभ को लेकर ये थी हमारी खास जानकारी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।